हेलो। हेलो। जैसा कि आपको पता है कि मैं एलटी ग्रेड के लिए ज्योग्राफी का क्लास, आपके भूगोल का क्लास इस पे लेता हूँ। तो अभी तक दो क्लासेज हुई हैं ज्योग्राफी की, ठीक। तो आज आपकी जो है तीसरी क्लास। इसमें इसमें आपका है महासागरीय धाराएं। क्या है? महासागरीय धाराएं, ठीक। क्या है? महासागरीय धाराएं, ठीक। महासागरीय धाराएं, ठीक, महासागरीय धाराएं, ठीक है। क्या है? महासागरीय धारा। आपको इस पे एलटी ग्रेड की सारी, मतलब जितने भी ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन पेपर और सारे प्रैक्टिस पीवाईक्यू और प्रैक्टिस सेट इसी पे कराऊंगा। पहले आपको एक बार जो पीवाईक्यू करवाना रहता है उससे पहले आपको डिटेल मैं बता दिया करता हूँ, ये चीज आपका है। ठीक। क्या है? यही आपको बताना था, मेरा कहने का मतलब यही था। ठीक, चलिए। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से कैमरे की मेरी सेटिंग गड़बड़ हो चुकी है। चलिए, जो भी हो देखा जाए। तो क्या है, यहाँ पे आप देखिए महासागरीय धाराएं, ठीक है। और महासागरीय धाराएं धाराएं पहले परिभाषा देखिए क्या होती है, इसकी डिफिनेशन क्या है महासागरीय धारा का। ओशन करंट, ओशन करंट की परिभाषा आप क्या बताएंगे? ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है कि एक मॉन्क हाउस, मॉन्क हाउस आप जान, ज्योग्राफी वाले सब जानते होंगे मॉन्क हाउस। मॉन्क हाउस, ठीक। मॉन्क हाउस इनके अनुसार क्या है, मॉन्क हाउस के अनुसार, ये मत कहिएगा कि ये क्या है ना, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। क्या है? ये है मांग हाउस, ठीक। इनके अनुसार जो परिभाषा दी गई है वो क्या के अनुसार, धरातल क्या है, धरातली जलराशि के रूप में। क्या है? धरातली जलराशि के एक निश्चित दिशा में, जो धरातल जैसे नदी, सागर, महासागर, समुद्र, ये सब है ना, एक दिशा में संचालन, क्या एक दिशा में संचालन को महासागरीय धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे क्या है, धरातली जल राशि, क्या है? जल, देखिए जो लिखा है धरातली जल राशि ना, जो लिखा है धरातली जल राशि के, जल राशि के, क्या है? धरातली जल राशि के एक निश्चित दिशा में, किसके? एक निश्चित दिशा, एक निश्चित दिशा में, एक निश्चित दिशा में, क्या एक निश्चित दिशा में संचालन को, दिशा में संचालन को क्या कहते हैं? संचालन किसका होगा? महासागरों का होगा। महासागर, महासागर किसका होगा? संचालन, महासागर मतलब महासागरीय धाराओं का एक निश्चित दिशा में क्या होगा? संचालन होगा, ठीक है। संचालन होगा, उसको हम क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? धारा। धारा मतलब डिप्थ कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे धारा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं धारा, ठीक है। अब जैसे क्या है, महासागरीय धाराएं जितनी है वो धरातल पे क्या है, अब जैसे वास्तव में महासागरीय धाराएं क्या होती है, महासागरीय धाराएं, धाराएं जो धरातल पर प्रवाहित होती है तो एक निश्चित दिशा में ही भांति, ये क्या है, ये पर प्रवाहित होने वाली एक तरह से नदी की भांति, जैसे क्या है। अब देखिए, अब इसको देखिए क्या है, अभी आगे देखिए, एक नदी की भांति, किंतु फिर पता है इनका जल प्रवाह कहीं ज्यादा और कहीं मंद होता है, तो इसको भी अलग अलग चीजों में हम लोग बांट देते हैं, ठीक है। अब देखिए वो निश्चित दिशा में चलती हैं, ठीक। और तापमान के अनुसार ये दो प्रकार की होती हैं। महासागरीय धाराएं, महासागरीय धाराएं दो प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की होती हैं, ठीक। दो प्रकार की होती हैं, आपको पता होना चाहिए। क्या है? पहला है गर्म, गर्म धारा होती है, और दूसरी कौन सी होती है? ये ठंडी धारा, ठीक है। ये ठंडी धारा, ठीक है, ये ठंडी धारा, ठीक है। एक तापमान के कारण, क्या है? तापमान के कारण, किसके कारण होती हैं? तापमान के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? तापमान के एक कारण होती हैं, ठीक। किसके कारण होती हैं?
तापमान के कारण होती हैं। वन सेकेंड यार। चलो ठीक है, इसी पे देख लेता हूँ। चलो अच्छा ठीक है, इसी को देखते हैं ना। इसको erase कर देते हैं। तापमान के कारण धाराएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, ठंडी और गर्म। ठीक, ठंडी और गर्म, इनकी गति के आकार तथा दिशा में पर्याप्त अंतर होता है। ठीक है, इस आधार पर धाराएं भी तीन प्रकार की होती हैं, गति और दूसरे क्या होता है, ये तो हो गया एक गति के आधार पर धाराएं कितने, तीन प्रकार की होती हैं। ठीक, कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। देखो अब यहाँ इनका कहने का मतलब, पहला क्या होगा, पहला हम इनको कहेंगे प्रवाह। ठीक, क्या है, ये है प्रवाह। ठीक, और दूसरा में हम क्या कहेंगे, दूसरा में हम कहेंगे धारा। क्या होता है, दूसरे में क्या होती है, धारा। ठीक, तीसरे में क्या होती है, स्टीम, विशाल धारा। तीसरे में क्या है, ये है विशाल धारा। ठीक, तीसरे में हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे विशाल धारा। ये प्रवाह के आधार पर है। ठीक, ये तीन प्रकार जो है प्रवाह के आधार पर। प्रवाह के आधार में क्या होगा, पवन की दिशा, वो क्या है, इसमें क्या होता है, देखो पवन की दिशा तथा गति से प्रभावित होकर सागरीय जल मंद गति से आगे बढ़ता है। ठीक, क्या है, पवन की दिशा से प्रवाहित होकर, क्या प्रभावित होकर जल थोड़ा सा आगे बढ़ता है। ठीक, धारा क्या कहते हैं, एक निश्चित, धारा की परिभाषा अगर पूछा जाए आपसे तो क्या, निश्चित सीमा के अंदर निश्चित दिशा, क्या निश्चित दिशा में तीव्र गति से, किससे, तीव्र गति से। ठीक, तीव्र गति से बहने वाली, क्या, तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को हम धारा कहते हैं। धारा किसको कहते हैं, एक निश्चित दिशा में बहने वाली तीव्र गति से, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग धारा कहेंगे। अब इसका अगर उदाहरण आपसे पूछा जाए तो आप पेरू, वेनेजुएला, ठीक, ये सब चीज बताएंगे। ठीक है, पेरू और वेनेजुएला, ठीक, ये है आपकी धारा। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे एक बचता विशाल धारा, स्टीम किसको कहते हैं, नदियों के भांति अधिक जल राशि, मतलब बहुत चौड़े भाग में अधिक जल राशि को लेकर तीव्र गति से निश्चित सीमा में, मतलब एक उसकी निश्चित सीमा होती है। ठीक है, जैसे जेट प्रवाह होता है ऊपर, वैसे नीचे स्टीम होती है, क्या, विशाल धारा, इसको हम लोग कहते हैं स्टीम। ये बहने वाली जल राशि को विशाल जलधारा कहते हैं। विशाल जलधारा किसको कहते हैं, विशाल जलधारा एक निश्चित दिशा में नदी की भांति बहने वाली, एक निश्चित एरिया, मतलब अपना एक निश्चित उसमें बना के गति से, जो बहुत तेज गति से जो सीमा के अंदर चलती है, उसको हम लोग कहते हैं विशाल जल धारा। जैसे गल्फ स्ट्रीम, इसको आप जानिए, क्या, इसको जानिए गल्फ स्ट्रीम। ये क्या है, ये गल्फ स्ट्रीम, देखो इसमें गल्फ स्ट्रीम लग गया, स्ट्रीम लगने का मतलब विशाल जल धारा। ठीक है, ये है आपका, इसको कहते हैं कितने प्रकार के होते हैं। अब इसका एक होता है धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या है। अब देखिए धाराओं की उत्पत्ति के कारण जो मैं बताऊंगा तो इसको आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये आपको बहुत काम आने वाला है। धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या है, धाराओं की उत्पत्ति के कारण, ठीक, के कारण। ठीक, इसको मैं बस इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि आपके क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें ज़्यादा नहीं बताऊंगा डिटेल से, बस कारण बता दूंगा। ठीक है, महासागरों का जल सदा क्या है, एक दिशा से दूसरी दिशा में गतिशील रहता है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें स्थायी प्रचलित पवनें, जहाँ पे महासागर है उस देश या उस एरिया या उस स्थान में एक निश्चित जलधारा, एक निश्चित हवा, मतलब स्थायी पवन चलती है हमेशा सालों भर, उसके साथ जो जल प्रवाहित होकर, क्या, उसके साथ पवनों का प्रवाह
जल के तापमान में अंतर भी होता है, तो फिर लवणता में अंतर होगा, फिर घनत्व में भी घनत्व, जब लवणता में अंतर होगा तो घनत्व में भी अंतर आएगा, फिर उसका वाष्पीकरण एवं वर्षा भी इसके लिए जरूरी है। और पृथ्वी का क्या है, घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन भी जरूरी है, तथा महासागरों की आकृति पर भी निर्भर करता है, ठीक, तथा तलीय आकृतियों पर भी निर्भर करता है, आदि व्यापक धाराओं की उत्पत्ति के सहायक है। ठीक, अब देखिए क्या है, मैं बता दे रहा हूँ। अब देखिए पहला क्या है, स्थायी पानी, क्या स्थायी पानी, ठीक, पहला है स्थायी पानी। जिस एरिया में या जिस स्थान पे सागर महासागर है, वहाँ कोई न कोई साल भर स्थायी पानी चलती हैं, उसके साथ जल दाब, महासागर का ऊपरी सतह का जल एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाएगा। तो इसमें क्या, विश्व की अधिकांश धाराएं प्रचलित पवनों का अनुसरण करती हैं, ठीक, क्या है, विश्व की अधिकांश जल धाराएं प्रचलित पवनों का अनुसरण करती हैं, ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर विषुव रेखीय धारा, व्यापारिक पवनों के कारण जो विषुवत रेखा पे धारा निकल चलती है, जो सागर विषुवत रेखा पे होंगे, वहाँ व्यापारिक पवनों के कारण भी जल एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होगा। इसके सहारे वहाँ की वहाँ की आपकी क्या पवन, स्थायी पवनें हैं, उनके द्वारा, ठीक है। तो क्या होता है कि उसमें जब वहाँ से चलती है ना, तो दिशा में बहती हैं। अब गल्फ स्ट्रीम तथा क्यूरोसियो की जो धाराएं हैं, वे पछुआ पवनों के कारण पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर चलती है, ठीक, पूर्व दिशा की ओर चलती है, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे आप, इसको कहेंगे प्रचलित पवन वहाँ लगातार चलती है उस पर्टिकुलर एरिया में, इसलिए ऐसा होता है। चलो नोट करो। अगला अगला क्या कारण है, हिंद महासागर में चलने वाली धाराएं जो ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, ऋतु के अनुसार परिवर्तन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऋतु क्रम से चलने वाली, जिसको हम लोग क्या इसको हम क्या कहते हैं, मानसूनों के आधार पर अपनी दिशा बदल लेती है। जैसे 6 महीना समुद्र से तट की ओर और 6 महीना तट से समुद्र की ओर, इसको मानसूनी धारा, ये हिंद महासागर में चलती है, ठीक। जिस एरिया में महासागर आपका है, वहाँ पे जो स्थायी पवन है, उसके द्वारा जल का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थायी पवनों के साथ स्थानांतरण को हम क्या कहेंगे, एक धारा है। लेकिन ये धारा क्या है, इसी धारा को हम लोग कहते हैं प्रवाह, इसी को क्या कहते हैं, प्रवाहित, इसकी गति धीमी होती है, ठीक। ये हो गया स्थायी पवनों के कारण। नंबर दूसरा कारण क्या है, नंबर दूसरा कारण आपको पता होना चाहिए कि उसमें जल के तापमान, जैसे अब जल का तापमान वहाँ पे है, तो वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे क्या लवणता और घनत्व में अंतर होता है, लवणता और घनत्व में अंतर, ठीक। ये हो गया। अब इसमें कहने का मेरा ये मतलब है कि इसमें क्या होता है, उस मतलब जैसे गर्म सागरों में क्या होता है, जैसे गर्म सागरों में क्या होगा, गर्म सागरों में तापमान ज़्यादा होगा, ठीक। तो क्या होगा, यहाँ वाष्पीकरण भी होगा, तापमान ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा, जब वाष्पीकरण हो जाएगा तो यहाँ उसके जल के तापमान क्या होगा, यहाँ पे जब तापमान ये गर्म और हल्का होकर सतह से फैल जाता है, ठीक, सतह से जब फैलेगा तो हल्का होगा, तो वहाँ से उसका वाष्पीकरण होगा। तो जब वाष्पीकरण होगा उस सागर में, मान लीजिए कि आपका एक एक एरिया है सागर का, ठीक, और यहाँ पे तापमान क्या है, ज़्यादा है, तो जब वाष्पीकरण हुआ तो इसमें कम हुआ, और इधर पे अभी तापमान ठंडा है, तो ये ठंडी जलधारा, ये जो ठंडा जल है, इसका स्थान लेने के लिए इसकी तरफ तेजी से आएगा, तो इसमें क्या होगा, एक गति हो जाएगी। इसी को बता रहा है कि जल के तापमान के कारण भी धारा की उत्पत्ति सागरों महासागरों में होती है। चलो ठीक, इतनी बात समझ में आ गई होगी। जबकि क्या होगा, जब ठंडा जल आएगा तो भारी होता है, तो नीचे जाएगा, ऐसे नीचे जाएगा, फिर हल्का जल ऊपर आएगा, तो ऐसे एक गति उसमें बन जाती है, क्या बनती है, उसमें एक गति का निर्माण हो जाता है, ठीक। तब फिर जब ठंडे जल प्रदेशों की ओर प्रवाहित होगा, फिर वहाँ से ठंडे जल जो है वो गर्म प्रदेशों की ओर प्रवाहित होता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो की धारा इसके उदाहरण है। देख, इसको इसी के अनुसार क्या है, वाष्पीकरण के द्वारा ही ज़्यादा तापमान और के अंतर के कारण गल्फ स्ट्रीम और यूरोसियो धारा की उत्पत्ति होती है, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लवणता में अंतर होने के कारण क्या होगा, लवणता में जल के भी संचलन होता है, लवणता में अंतर होने पर जल में संचलन होता है, मतलब जल लवणता जैसे यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, तो कोई अंतर तो नहीं है,
तो अपना सुचारू रूप से स्थायी पवनों का अनुसरण करके जल चल रहा है। और एक जगह नमक ज़्यादा, मतलब लवणता ज़्यादा, अभी लवणता का मतलब वही सैनिटरी, नमक ज़्यादा होता है लेकिन उसमें सब कुछ मिला रहता है। तो जहाँ भारी जल हो जाएगा वो नीचे बैठेगा, जहाँ लवणता ज़्यादा होगी क्या वो जल नीचे बैठेगा, जब नीचे बैठेगा तो जहाँ लवणता कम है वहाँ से जल उसका स्थान ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ेगी। अब जैसे मान लो मेरे भाई, अब यही है सागर, अब यहाँ लवणता ज़्यादा हुई तो ये जल यहाँ से नीचे बैठ गया, ऐसे आया तो ये खाली जल यहाँ आ गया, तो ये जल यहाँ से जब कम लवणता से अधिक लवणता की तरफ जब जल का प्रवाह होगा तो भी तो क्या होगा, वहाँ जल घन तो बढ़ जाएगा, तब जल तली में बैठता है। तो क्या हो, जब तली में बैठेगा तो वहाँ उसके स्थान लेने के लिए भी तो जल आएगा अपनी तरफ से, तो वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी सतह पर ही फैलता है और अतः कम घनत्व वाला जल अधिक घनत्व वाले स्थानों की ओर आएगा, तो वहाँ भी क्या है, धारा का निर्माण वो कर देगा। ठीक, वो धारा का निर्माण करता है। तो पता है धारा अटलांटिक महासागर के में जैसे जहाँ कम खारा जल है वहाँ कम, जहाँ ज़्यादा घनत्व है वहाँ पे उससे ज़्यादा उसकी उत्पत्ति होने लगती है। ठीक है, चलो भैया अब वाष्पीकरण और वर्षा देख लो। वाष्पीकरण वर्षा में क्या होगा, तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण है वाष्पीकरण, क्या वाष्पीकरण व वर्षा। अब देखो इसमें दो चीजें आ गई आपकी, एक वाष्पीकरण होगा, अब जैसे ये सागर है मान लो आप, अब इसमें से यहाँ आया जल तो ये वाष्पीकरण हुआ तो कम जल हुआ, और इधर ज़्यादा है तो इधर से इधर की तरफ आ गया। ठीक, इधर से इधर की तरफ जल आ गया, तो क्या होगा, अक्षांशों में वाष्पीकरण अधिक होने से जल में लवणता बढ़ जाती है, जहाँ पे तापमान ज़्यादा होगा वहाँ लवण, जहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तापमान की वजह से, ये क्या, ये टेम्परेचर है, ये तापमान है। ठीक, तो इसकी वजह से जब हुआ तो यहाँ वाष्पीकरण हुआ तो लवणता बढ़ी, तो ये जल तली में गया, तली में जाने के बाद कम घनत्व वाला जल इसके यहाँ आया, तो ऐसे ही प्रवाह चलेगा, इसी को हम कहते हैं जलधारा उत्पत्ति का ये कारण है। ठीक, और क्या होगा, जहाँ पे अधिक वर्षा होती है होने के कारण जल की सतह ऊंची पाई जाती है, और जहाँ कम वर्षा होगी जिस क्षेत्र में वहाँ ऊंचे जल से नीचे की तरफ क्या, मतलब जहाँ जल का स्तर ज़्यादा होगा, जहाँ कम होगा तो जल स्तर ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो वहाँ भी क्या होगा, आपके एक तरह से देखा जाए तो वहाँ भी धाराओं की उत्पत्ति का कारण बनता है। जैसे विषुवत धारा में वर्षा हमेशा होती है, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ जलधारा की उत्पत्ति होगी। ठीक, अधिक घन जल और कम जल की तरफ प्रवाहित होगा, तो इससे क्या होगा, इससे जलधारा की उत्पत्ति होगी। ठीक है, आगे देखिए, क्या पृथ्वी का घूर्णन से भी होता है, क्या है पृथ्वी के घूर्णन, पृथ्वी की घूर्णन गति, पृथ्वी जो घूमती पश्चिम से पूरब की ओर, लेकिन जल इसका साथ नहीं दे पाता, वो पीछे छूट जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका भी झुकाव हो जाता है, यह झुकाव फेरल के नियम के अनुसार होता है, उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर। ठीक, बाईं ओर होती है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, और एक आता है महासागरीय धाराओं का, ये मतलब महाद्वीप का आकृति, महाद्वीपों की आकृति, तो धाराओं की दिशा इसको नियंत्रित या तट की अपेक्षा होता है, उसका कोई मतलब ज़्यादा हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाली ये सब कुछ नहीं है, बस उतना आप लोग जानते रहिए, अटलांटिक महासागर में जितनी धाराएं होती हैं उसके बारे में आपको मैंने बता दिया। ठीक, अब देखिए, अब मैं उत्तरी अटलांटिक महासागर बता रहा हूँ धारा क्या है। देखिए, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। ठीक, अभी अगर फिगर बनाया जाए हम लोग, तो ये आपका ऐसे ऐसे करके ऐसे निकाल लेते हैं फिगर के लिए, फिर ऐसे करके फिर ऐसे, अभी ऐसे बना लेंगे, ऐसे बनाएंगे फिगर। देखो भैया अभी फिगर सही बनेगा या नहीं, मैं देख के ही बनाऊंगा। ऐसे बनाया, ठीक, ये हो गया आपका। ठीक है, और इधर अफ्रीका वाला पार्ट है ये। ठीक है क्या, इधर अफ्रीका वाला पार्ट हम लेके चलते हैं। ठीक, ये आपका अफ्रीका वाला पार्ट है, इंडिया वाला पार्ट हो गया। ठीक, ये अफ्रीका वाला पार्ट हो गया। ठीक, और यहाँ से जैसे ये अफ्रीका वाला है, फिर इसको ऐसे लेके इधर से भैया इधर से चलो, फिर इधर जाओ, चलो इधर जहाँ तक जाता है ऐसे करो। ठीक, ये क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर मैं रफली बना दिया। ये आपका सारगैसम, सारगैसम पूछेगा, सारगैसम कहाँ है तो आपको बताना पड़ेगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सारगैसम की धारा है। अब इसमें देखिए क्या, अटलांटिक महासागर की जो गर्म धारा है, क्या है, अटलांटिक महासागर की गर्म धारा। अब देखिए इसकी पहले गर्म धारा कौन सी, इसको हम लिखेंगे गर्म धारा है। ठीक, वो भी क्या है, उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक। ठीक, उत्तरी अटलांटिक, चलो यह उत्तरी अटलांटिक। ठीक, तो इसमें पहली धारा क्या, उत्तर विषुवत रेखी धारा,
आपको पता है बीचों बीच से गुजरेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे उत्तरी विषुवत रेखी धाराएं। ठीक, उत्तर विषुवत रेखी धाराएं ऐसे आएगा वो, ऐसे जब जाएगा। ठीक, चलो ये है। अब देखिए इसमें करना क्या है। अब देखिए पहली पहली धारा हमारी क्या है, उत्तरी विषुवत, उत्तरी विषुवत रेखी धाराएं, धारा। ठीक, क्या धारा है, ये आपकी गर्म है क्योंकि यहाँ सूर्य का प्रकाश साल भर ज़्यादा पड़ता है, तो इसलिए क्या है, ये आपकी गर्म जल धारा होगी। ठीक, गर्म जल धारा तापमान के कारण। फिर एक है कैरेबियन धारा। अब देखिए ये सब मैं उसमें फिगर में बताऊंगा। कैरेबियन, क्या है, कैरेबियन धारा, कैरेबियन धारा। ठीक, क्या है, एक है कैरेबियन धारा। क्या है, एक है आपकी कैरेबियन धारा, कैरेबियन धारा। ठीक, दूसरी है कैरेबियन धारा। ठीक, ये है कैरेबियन धारा, ये भी गर्म है। ठीक, नंबर तीसरी धारा। अब नंबर तीसरी धारा कैरेबियन धारा के बाद एंटलीज की धारा। क्या है, एंटलीज की धारा, एंटलीज की धारा। ठीक, एंटलीज की धारा। नंबर 4 पे क्या आ जाएगा, अटलांटिक महासागर में आपको फ्लोरिडा की धारा। क्या है, ये फ्लोरिडा के तट पे चलती है भैया, गर्म जलधारा है ये फ्लोरिडा की धारा। नंबर 5वां, फ्लोरिडा की जलधारा के बाद नंबर 5वां गल्फ स्ट्रीम। अभी गल्फ स्ट्रीम के बारे में तो सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, ये है गल्फ स्ट्रीम। क्या है, गल्फ स्ट्रीम। नंबर 6 नंबर पे आपका फिर से क्या जाए, गल्फ स्ट्रीम के बाद अगली जलधारा क्या आती है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आएगा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आएगा। ठीक, फिर आपकी नंबर 7 पे, एक नंबर 7 पे धारा आती है जिसको आप लोग जानते हैं, क्या है आपकी नार्वे की धारा, नार्वे की, नार्वे की धारा। क्या है, नार्वे की धारा। नंबर 8 पे क्या आ जाएगा, नार्वे की धारा के बाद नंबर 8 पे कौन सी धारा आती है, इरविंगर की धारा, इरविंगर, इरविंगर की, इरविंगर की धारा। और नंबर 9, नंबर 9 पे आपके क्या आ जाएगा, नंबर 9 रेनेल की धारा, यह है रेनेल, रेनेल की धारा। आपकी एलटी ग्रेड के लिए ये मैं बता दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। इसके बाद इसका जब एमसीक्यू कराएंगे तो आपका सब कंफर्म हो जाएगा कि क्या है कैसे। ठीक ठीक, अब देखिए ये हो गया आपकी। अब इसी को अगर हम ऐसे कर, ऐसे कर लेते हैं। ठीक, ये आपकी थी उत्तरी अटलांटिक की धारा। ठीक, अब इधर हम कर देते हैं ये उत्तरी अटलांटिक, ये क्या है, इसको कर दीजिए अब दक्षिणी। क्या है, दक्षिणी अटलांटिक की धारा, दक्षिणी अटलांटिक की गर्म जल धारा है। क्या है, गर्म धारा, गर्म धारा। ठीक, यहाँ पे तो इसका नंबर 1, इसका क्या आ जाएगा, इसका नंबर 1 पे आपकी कौन सी धारा आती है, इसकी दक्षिण, दक्षिण, दक्षिणी, वही जो विषुवत रेखा पे चलने वाली धारा है, जिसको विषुवत, दक्षिणी विषुवत, विषुवत रेखी धारा कर दीजिए आप। क्या है, विषुवत रेखी धारा हो गया। ठीक है, नंबर दूसरे पे फिर एक और धारा इसी के साथ आपको लगी होगी, ब्राजील की धारा। क्या है, ब्राजील की धारा। क्या है, ब्राजील की धारा। ठीक, फिर नंबर तीसरे नंबर पे ये सब याद रखेंगे क्योंकि ये पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा किस महासागर की धारा है, या तो ठंडी या तो गर्म। ठीक, गिनी की तट की धारा आती है ये, एक गिनी तट धारा, एक गिनी तट की धारा, गिनी तट की धारा। और एक चौथा आता है आपका अटलांटिक का, क्या है, विपरीत विषुवत रेखी धारा, काउंटर करेंट, विपरीत विषुवत रेखी धारा। ठीक, रेखी धारा। ठीक है, अभी ये आपके एलटी ग्रेड के लिए सबसे अहम क्लास हो रही है, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक, ये देखिए ये हो गया ना। अब एक एक धारा के बारे में अगर हम बताएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। ये रही अब अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा के बारे में आता है। अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा, ठंडी, ठंडी जल धारा।
इसको आप जानिए। ये भी उत्तरी है और उसमें उसको बांट दिया जाएगा। ये उत्तरी अटलांटिक, ये ध्यान रखिए। ये क्या है? उत्तरी अटलांटिक। और इसका पहली धारा कौन सी बनेगी? आवाज़ आ पहली धारा, आवाज़ आ जाती। पहली धारा क्या है? लेब्राडोर की धारा। लेब्रो लेब्राडोर लेब्राडोर की धारा जो है ना, वो लेब्राडोर, जो लेब्राडोर है, ये लेब्राडोर की एक क्या, ठंडी जल धारा। लेब्राडोर की धारा हो गई, ठीक। नंबर दूसरे पे क्या है? लेब्राडोर के बाद कौन सी आती है एक धारा आपकी? कनारी। क्या है? कनारी। कनारी की धारा, ठीक। इसमें एक आती है कनारी की धारा। और तीसरा जो सबसे अहम धारा होती है, आपको मालूम होना चाहिए, पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा, ठीक है। ये आपके उत्तरी अटलांटिक की जो है ठंडी जलधारा है, ठीक। उत्तरी अटलांटिक की ये ठंडी जलधारा है। फिर अब यहीं पे ले लीजिए क्या, दक्षिण अटलांटिक। दक्षिण अटलांटिक की ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। तो यहाँ पे पहले नंबर पे कौन सा आ जाएगा आपका? पहले नंबर पे फॉकलैंड की धारा। क्या आएगा? फॉकलैंड की धारा, ठीक। नंबर दूसरे नंबर पे फॉकलैंड के बाद एक धारा आपको पता होना चाहिए, कौन सी धारा आती है फॉकलैंड के बाद? कौन सी? बेंगुएला की धारा। बेंगुएला की धारा आपको पता होना चाहिए। आप इसको जितना बार याद करेंगे, फिर जब एमसीक्यू करेंगे तो आपका याद हो जाएगा, ठीक। एलटी ग्रेड के लिए फिर जब उसका मेंस का होगा तो मेंस के हिसाब से डिटेल में बताया जाएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। फिर पश्चिमी पवन प्रवाह होता है तीसरा। क्या है? पश्चिमी पवन प्रवाह। ये हुई अटलांटिक महासागर की धारा। अब इसके बारे में अगर आपसे मैं बताने लगूंगा कि नहीं कौन कहाँ पे बहती है, तो ये क्लास लंबी खींचेगी। तो इसलिए क्या है कि आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जितना मैंने बताया था उस हिसाब से आपको अटलांटिक महासागर की जितनी भी धाराएं थी वो आपके यहाँ पे हमने कंप्लीट करा दिया। ये आपके प्री एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। क्या ये प्री एग्ज़ाम के लिए आपका बहुत उपयोगी होगा, ठीक। किसके लिए? प्री एग्ज़ाम के लिए, ठीक। अब जैसे क्या है, उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा को अगर मैं बताऊं तो यह धारा दोनों उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध 0 से 10 अंश के उत्तरी अक्षांशों के मध्य विकसित होती है और अफ्रीका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर व्यापारिक पवनों के प्रवाह से या पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और 150 अंश उत्तरी अक्षांश के तक जाती है, ठीक। ये सब चीज़ें, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हम नहीं बताएंगे, इसलिए कि इस पर क्लास लंबी खींचेगी और ये पूरा डिटेल्स में पढ़ाने का समय हमारे पास नहीं है। ये बस आपको ऐसा है कि आप इसके बारे में जानते रहिए और ये आपका जो एमसीक्यू होगा तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसमें जब मेंस की क्लास होगी ज्योग्राफी की तो आपके लिए अच्छा साबित उसमें ये हो जाएगा, ठीक है। अभी चलिए, अभी धाराओं की उत्पत्ति हो गया और उत्तरी अटलांटिक महासागर धारा हो गया, दक्षिणी की धारा हुई गर्म और ठंडी, ये सब हो गई थी। अब चलिए आप प्रशांत महासागर की धारा के बारे में आप जान लीजिए। प्रशांत महासागर की धारा, अब ये प्रशांत महासागर की धारा में जो है, हम लोग पहले उत्तरी और दक्षिणी, इसमें भी दो महासागर होंगे, उत्तरी और दक्षिणी। इसको क्या करेंगे? इसको उत्तरी प्रशांत कर लेंगे और पहली धारा ठंडी, जो ठंडी धारा है उसके बारे में जानिए आप। किसके बारे में? ठंडी धारा। तो ठंडी धारा के बारे में जो पहला है, वो जो पहला है ठंडी जल धारा के बारे में जो पहला है उसको उत्तरी विषुवत रेखी, ये सबको पता होना चाहिए, हर में होगा। उत्तर विषुवत रेखी धारा, उत्तर विषुवत रेखी धारा, ठीक। ये आपका होगा। फिर नंबर दूसरे पे क्या हो जाएगा? इसके तुरंत बाद होता है क्यूरोसियो की धारा। क्या? क्यूरोसियो की धारा। क्या? क्यूरोसियो की धारा। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपके प्री लेवल की तैयारी में काम आ जाएगा। फिर उत्तरी प्रशांत धारा, ठीक। फिर नंबर 4 आ जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर के धारा के बाद। नंबर चौथे पे आएगा अलास्का।
अलास्का की धारा, ये क्या है? अलास्का की धारा, ये क्या है? ये गर्म जल धारा है। और नंबर 5 पे आ जाएगा अलास्का के बाद एक आता है क्या? एल्यूसियन की धारा, एल्यूसियन की धारा, एक आएगी एल्यूसियन की धारा, एल्यूसियन की धारा। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा, और ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आपको देखो भैया बताना तो पड़ेगा। ये आपकी क्या है? ये आपकी जो है एक गर्म जल धारा है ना, सॉरी मैंने गलत लिखा। ये है आप, एक मिनट, ये है आपकी गर्म जल धारा, ये है गर्म जल धारा। ये क्या है? ये है आपकी गर्म जल धारा। ठीक, ये है आपकी गर्म जल धारा। ठीक है, अब देखिए, अब दक्षिणी प्रशांत महासागर, अब ये क्या है? अब उत्तरी विषुवत धारा प्रशांत महासागर का क्यूरोसियो बताएंगे आप, उत्तरी प्रशांत धारा बता देंगे, अलास्का बताएंगे और एलुसियन बताएंगे। अब इसके बारे में कौन कहाँ पे है, अब इसको आप मैप में देखेंगे अपने से तो आपको समझ में आएगा, और इस पर मैं अगर करूँगा तो क्लासेस लंबी चलती चली जाएंगी। एलटी ग्रेड के लिए प्री लेवल की पढ़ाई हो रही है अभी, फिर इसके बाद जब एमसीक्यू इसका करवाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब चलिए दक्षिणी प्रशांत महासागर को देख लीजिए आप। ये गर्म जल धारा है, ये क्या है? गर्म धारा है, याद रखिएगा, ये गर्म धारा मैं बता रहा हूँ। दक्षिण प्रशांत महासागर की पहली धारा आपको फिर से उसी बताना है, क्या? दक्षिण विषुवत रेखी, दक्षिण विषुवत रेखी। ठीक, नंबर दूसरे नंबर पर दक्षिण विषुवत रेखी के बाद नंबर दूसरे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। नंबर 3 पे आ जाएगा आपका क्या? अल की धारा, अल नीनो ला नीनो आपको पता होना चाहिए, एल नीनो की, एल नीनो की धारा। नंबर 4 पे एल नीनो की धारा, भारतीय मानसून पे इसका बहुत असर, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है ना। फिर आती है केल्विन की धारा, ये देखिए आपको लगेगा कि ये कौन सी धारा है, ये है केल्विन की धारा। ठीक, नंबर 5 पे आता है आपका क्या? केल्विन की धारा के बाद नंबर 5 पे कौन सी आता है? विपरीत विषुवत की धारा है, जो कि काउंटर करंट होती है, विपरीत विषुवत रेखी धारा। ठीक, ये हो गया आपके दक्षिणी, ठीक, ये होगी आपकी कहाँ की? ये होगी आपकी दक्षिणी प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा। ये होगी पश्चिमी क्या है? दक्षिणी प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा है। ठीक, चलिए आगे देखिए, आप इसकी ठंडी जल धारा भी देख लीजिए आप। अब लिखिए पहले, उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा, क्या? ठंडी जल धारा, ठंडी जल धारा। अब देखिए क्या है, पहला क्या है? अब पहला आपको बताना है, रटा कैलिफोर्निया, क्या है? कैलिफोर्निया होता है, कैली नहीं होता, कैलिफोर्निया होता है, फोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा। ठीक, क्या? कैलिफोर्निया की धारा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है क्या? ओखोटक की धारा, ओखोटक होता है, ओखोटस्क होता है, ओखोटस्क। ठीक, ओखोटस्क की धारा, ये क्या? ये ठंडी धारा बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अखरोट से याद रखना, कश्मीर में होता है तो इसलिए ठंडी होगी। आयोसीओ की धारा, ओयासीओ की धारा हो जाएगी, जो जापान वाली, ओयासीओ की धारा, ओयासीओ की धारा। ये 3 धाराएं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो उत्तरी, ये क्या है आपकी? उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जल धाराएं। ठीक है, अब यहीं पे लिख लीजिए। अब देखिए ये हो गया ना, अब देखिए मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं, इसको अलग ही नहीं, यहीं लिख लेते हैं ना, उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जल धारा, ठंडी, ये उत्तरी नहीं होगा यार, ये उत्तरी, ये तो उत्तरी हो गया ना, तो हमें यहाँ पे दक्षिणी लिखना है ना, ये है दक्षिणी, क्या है?
ये है दक्षिणी। ठीक, ये है दक्षिणी, ये है दक्षिणी। ठीक, क्या है, ये हमें दक्षिणी लिखना है। हाँ, दक्षिणी रहेगा ना। ठीक, हाँ, दक्षिणी, दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा। और इसका पहला क्या आएगा, पहला आपका आ जाएगा पेरू हम्बोल्ट की धारा, डॉक्टर बिंड, पेरू हम्बोल्ट की धारा। ठीक, नंबर दूसरी पे क्या आ जाएगा, हम्बोल्ट के बाद बताइए, आप कोई बताएगा हम्बोल्ट के बाद कौन सी धारा आती है, ला नीना, ला लीना की धारा। और नंबर थर्ड पे, नंबर तीसरे पे आप बताएंगे हमको, दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। अब आपको पता होना चाहिए अब इस सब की एक एक चीज़ के बारे में, कि कौन सी धारा कहाँ चलती है। ठीक, ये कौन सी धारा कहाँ चलती है, इसकी क्या एक विशेषता होती है, ये सब जब एमसीक्यू कराएंगे ना, पीवाईक्यू, उसमें आपको सारा मिल जाएगा। ऐसे आपको बस इतना पता चल जाए कि किस महासागर में कौन सी धारा चलती है। ये दो महासागर की दो धाराएं मैंने बता दिया आपको, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर की। अब इसके बाद है आपका कहाँ की धारा, अब रहेगा हिंद महासागर। क्या है, हिंद महासागर की धारा है। तो इसके बाद जब आपको मैं बताऊंगा कि कौन सी धारा ठंडी है कौन सी गर्म, तो इससे आपको पता हो जाएगा। जब एमसीक्यू में उसकी एक एक विशेषता है कि कौन सी धारा कहाँ चलती है, तो आपको जगह है, स्थान का नाम वहाँ से मालूम चल जाएगा। अगर आप एटलस लेके बैठेंगे तो आपका वो तैयार, क्या हो जाएगा, वो आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, वो आपका तैयार हो जाएगा। इसीलिए इसका एमसीक्यू कराना बहुत ही ज़रूरी है। क्या है, इसका एमसीक्यू कराना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले मैं इसको पूरा डिटेल्स बता लूँगा, तब इसका एमसीक्यू आप लोग के लिए आऊँगा लेके। ठीक, तो आज मैं सोच रहा हूँ आज की क्लास इतने ही रहने दें। हिंद महासागर की धाराओं को कल आपको बता देंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। आप लोग का धन्यवाद।